हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। पिछले वीडियोस में हमने डेंगू फीवर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज के वीडियो में हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर, यानी कि डेंगू की जो बीमारी होती है उसमें कैसे हम ट्रीटमेंट, यानी कि उसकी ट्रीटमेंट या उसकी दवाई वगैरह कैसे दें। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए हम ये साइड हेडिंग्स में आज का मैनेजमेंट देखते हैं। पहले असेसमेंट, यानी कि किस लेवल तक पेशेंट की बीमारी है। फिर उसके बाद जो है डायग्नोसिस, यानी कि उसको लैब में कैसे टेस्ट करें, कैसे कंफर्म करें कि ये डेंगू की ही बीमारी है। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि अगर जब हमको कंफर्म हो चुका है कि ये बीमारी डेंगू ही है तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखते हैं कि कोई अगर डेंगू का मरीज आया या डेंगू सस्पेक्टेड मरीज है तो उसको हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे। तो स्टेप वाइज अप्रोच ऐसा है। फर्स्ट स्टेप जो है, पहले उसका असेसमेंट करना है, ओवरऑल असेसमेंट, यानी कि उसकी हम पहले हिस्ट्री लेंगे। हाँ, उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशंस, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि खून के जो भी टेस्ट होते हैं वो करेंगे। तो वो ओवरऑल असेसमेंट के बाद सेकेंड पार्ट आती है प्रॉपर डायग्नोसिस, यानी कि कंफर्म करेंगे कि ये डेंगू की ही बीमारी है। फिर उसके बाद आती है मैनेजमेंट, यानी जब हमको कंफर्म हो चुका है कि ये डेंगू की बीमारी है तो उसका हम इलाज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको इलाज के लिए हम जो है पेशेंट्स को तीन हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। हम उसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं मैनेजमेंट पार्ट में। ठीक है, तो पहला स्टेप है असेसमेंट में हिस्ट्री टेकिंग, यानी कि जब कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी सही से उसकी हिस्ट्री लें। तो उसमें जो डेंगू स्पेसिफिक हमको हिस्ट्री क्या क्या लेना है, तो डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर, यानी कितने दिन हो गया बुखार आकर, और ओरली पानी या खाना सही से पेशेंट ले रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद अगर उसको कोई वार्निंग साइंस है क्या, ये जो वार्निंग साइंस है वो क्या क्या वार्निंग साइंस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसको अगर डायरिया है क्या, यानी कि दस्त है क्या। फिर चेंज इन मेंटल स्टेट, सीजर या डिजीनेस, यानी कि उसका जो जहनी उसका जो स्टेट है दिमाग का, तो वो उसको ड्राउजी है या एकदम अवेक स्टेट में है, वो उसके बारे में मालूम करना होगा। और उसका यूरिन आउटपुट, यानी पेशाब बराबर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, या कितने टाइम में निकल रहा है, यानी 6 घंटे में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है यूरिन। तो उसके बारे में ये जो डिटेल, और उसके दूसरी फैमिली और नेबरिंग हिस्ट्री के बारे में भी हमें मालूम करना चाहिए। ये हो गया हिस्ट्री। उसके बाद हमें मालूम करना होगा एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें ये साइड हेडिंग्स में एग्जामिनेशन करना है उसकी, स्पेसिफिकली डेंगू के डायग्नोसिस के लिए। उसका मेंटल स्टेट देखना है, यानी कि पेशेंट कैसा है, वही फिर से ड्राउजी है या एकदम अवेक है, हाँ, वो चीज़ देखना होगा। फिर उसके बाद उसका हाइड्रेशन स्टेटस, यानी कि उसके जिस्म में उस पानी की मात्रा कितनी है, उसको हमें एसेस करना होगा। फिर उसके अलावा उसका हीमोडायनामिक स्टेटस, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, वो चीज़ें हमें एसेस करना होगा। फिर उसके बाद जो है उसका रेस्पिरेटरी रेट देखना होगा, यानी कि टेकिपनिया है क्या, कुछ ब्रीदिंग की एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि प्लूरल एफ्यूजन, जो लंग्स में जो पानी जमा हो जाता है प्लूरा के बीच में वो कॉम्प्लिकेशंस में, तो अगर वो है कि हमको देखना है। उसके अलावा एब्डोमिनल टेंडरनेस, यानी कि पेट में दर्द है क्या, पेट में कोई पानी जमा हुआ है या लीवर बढ़ गया है, तो ये चीज़ हमें एग्जामिनेशन में देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ डेंगू की होती है, जो कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में देखा जाता है, रैश, यानी कि ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। तो डेंगू में बेसिकली कॉम्प्लिकेशन में, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में एक टिपिकल पेटिकल रैशेस बॉडी में देखी जाती है। तो वो रैश के लिए एक जो है एक टेस्ट किया जाता है, टॉर्निक्वेट टेस्ट। तो टॉर्निक्वेट टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली जैसे बीपी लगाने के लिए, बीपी की जांच के लिए जो हाथ के ऊपर जो बांधा जाता है, ठीक है, उसी तरह वो टॉर्निक्वेट को बांधकर प्रेशर रेस कर देते हैं यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में, और 5 मिनट तक ऐसे रखा जाता है। वैसा रखने के बाद अगर 1 स्क्वायर इंच उतनी जगह में 20 या 20 से ज़्यादा पेटिकल हेमोरेज, यानी लाल लाल ऐसे धब्बे नज़र आएंगे जो ब्लीडिंग की निशानी है अंदरूनी, तो अगर वो नज़र आएंगे तो वो भी एक डेंगू की पॉजिटिव टेस्ट होगी, टॉर्निक्वेट टेस्ट कहते हैं।
तो ये हो गया हिस्ट्री एग्जामिनेशन। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यानी लैब में हम किस चीज़ की जांच करेंगे जिससे हमें मालूम हो कि डेंगू हो। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन एक होती है नॉन स्पेसिफिक और एक होती है स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक यानी कि जो जनरल इन्वेस्टिगेशन, जो हम जनरल खून या पेशाब की जो भी लैब में जो टेस्ट होते हैं, जनरल टेस्ट जो डेंगू के लिए नहीं, जो हर बीमारी के लिए की जाती है तकरीबन, वो नॉन स्पेसिफिक। फिर उसके बाद डेंगू की स्पेसिफिक। पहले नॉन स्पेसिफिक पे आते हैं। कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जो सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या हिमाटोक्रीट देखते हैं, तो उसमें हमें अगर डेंगू सस्पेक्टेड पेशेंट में क्या क्या नजर आएगा। हिमाटोक्रीट थोड़ा बेसलाइन से ज़रा बढ़ जाएगा। फिर डब्ल्यूबीसीज की मात्रा कम हो जाएगी। अगर डब्ल्यूबीसीज का जो नॉर्मल 4000 से 11000 सेल्स जो होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर में, अगर वो कम है, 4000 से कम है, तो डेंगू मोस्ट लाइकली होगा। फिर लिम्फोसाइट्स की मात्रा बढ़ेंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेटलेट काउंट कम होते रहेगा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक फीचर है। प्लेटलेट काउंट्स की जो है मात्रा कम हो जाती है डेंगू फीवर में, स्पेशली थोड़ा डेंगू हीमोरेजिक फीवर के ऊपर अगर कॉम्प्लिकेशंस में अगर वो बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट काउंट जो है कम होना। नॉर्मल प्लेटलेट जो है 1.5 लाख से 4 लाख सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर में होता है। अगर प्लेटलेट की मात्रा कम होते गए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। तो ये क्लासिकली डेंगू में जो है प्लेटलेट की मात्रा कम होती है और हिमाटोक्रीट लेवल ज़्यादा हो जाती है। हिमाटोक्रीट किसे कहते हैं? हिमाटोक्रीट यानी कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज विथ रिस्पेक्ट टू होल ब्लड, यानी कि आरबीसी और होल ब्लड के बीच में नॉर्मली 45% होती है, ठीक है, लेकिन ये बढ़ जाती है क्योंकि हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड्स निकल जाते हैं डेंगू हीमोरेजिक फीवर में। जो खून की जो नलियां हैं कैपिलरी से, उससे फ्लूइड्स निकलने से हिमाटोक्रीट की वैल्यू बढ़ जाती है और प्लेटलेट्स कम होते हैं। प्लेटलेट्स कम क्यों होती हैं? उसकी एक वजह है ये जो डेंगू की जो एंटीजन होता है, नॉन स्ट्रक्चरल 1 डेंगू प्रोटीन, ये जो है प्लेटलेट्स के सरफेस प्रोटीन्स को आके प्लेटलेट्स को नष्ट कर देते हैं, इसलिए प्लेटलेट की मात्रा कम होती है। उसके और भी रीजंस है। डेंगू वायरस जो है इवन बोन मैरो को भी सप्रेस करके ओवरऑल कम कर देता है, ठीक है। तो ये जो जनरल इन्वेस्टिगेशंस हैं खून के, उसके अलावा डेंगू की कुछ कॉम्प्लिकेशंस पहचानने के लिए चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी किए जाते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमको देखिए वेरिंग डिग्री ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, यानी कि ये जो लंग्स के अंदर जो प्लूरा है उसमें अगर पानी जमा हो जाए तो प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। तो अगर प्लूरल एफ्यूजन नजर आता है चेस्ट एक्सरे में, अगर कॉम्प्लिकेशंस हो, या एब्डोमेन की जो स्कैनिंग की जाती है उसमें जो है पेट में पानी जमा होता नजर आए, उसके एसाइटिस कहते हैं, या एडिमेटस गाल ब्लैडर, यानी जो गाल ब्लैडर होता है उसमें जो है थिकनेस नजर आएगी। इसके अलावा एडिशनल टेस्ट, जो कोई अगर क्रोनिक बीमारी से डायबिटीज है तो उसका जो है ब्लड शुगर लिया जाता है, या कोई भी दूसरी क्रोनिक बीमारी है उसके लिए जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल देखी जाती है। तो ये जनरल लैब की इन्वेस्टिगेशंस हो गई, ठीक है। अभी डेंगू स्पेसिफिक टेस्ट क्या होती है, यानी कि डेंगू वायरस को जांचने के लिए लैब में कौन सी टेस्ट की जाती है। तो ये देखिए 2 टाइप की टेस्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक तो इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में जो है डेंगू वायरस है या नहीं है वो हम मालूम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में डेंगू वायरस या उसका एंटीजन नहीं मालूम करते। डेंगू वायरस जब जिस्म में आता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करता है। तो इनडायरेक्ट टेस्ट में हम डेंगू वायरस को नहीं जांचते, उसकी डेंगू की एंटीबॉडीज को जांचते हैं, जैसे कि सीरोलॉजी ऑफ IgM और IgG। डायरेक्ट टेस्ट में होता है वायरस आइसोलेशन, जीनोम डिटेक्शन और नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन, डेंगू वायरल प्रोटीन, ओके, NS1। तो ये देखिए ये चार्ट में डे ऑफ इलनेस, यानी कि जो बीमारी है डेंगू वायरस की उसमें कितने कौन से दिन ये जो कौन से टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, जैसे कि वायरेमिया यानी कि खून में जो है डेंगू वायरस की जांच करते हैं, जैसे RT-PCR टेस्ट से। RT-PCR आपने कोरोना वायरस की जांच के लिए की जाती है, ये भी एक वायरस है, ये भी RT-PCR की तरह हम इसको जांच कर सकते हैं। और एक जो NS1 जो एंटीजन है ये भी एलिजा की तरफ से या रैपिड टेस्ट से हम मालूम कर सकते हैं शुरू के 7 दिन तक। उसके बाद जो है 5 दिन के बाद ये IgM एंटीबॉडीज और सेकेंडरी IgG इन्फेक्शन और प्राइमरी IgG एंटीबॉडीज जो है तकरीबन 7 दिन के बाद नजर आते हैं।
तो कुछ और डिटेल्स मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये स्पेसिफिक जो लैब की जो टेस्ट होती हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट मैंने बताया, डायरेक्ट में जैसे वायरस आइसोलेशन, जीनोम डिटेक्शन और NS1 एंटीजन डिटेक्शन होता है। तो ये देखिए, ये जो टेस्ट हैं जो डायरेक्ट वायरस को जांचने के लिए, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक्चुअली टर्शरी लेवल यानी रेफरेंस सेंटर में होती है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आमतौर पे रैपिड टेस्ट के NS1 एंटीजन डिटेक्शन की ये अवेलेबल होती हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स में भी ये रैपिड टेस्ट और एलिजा से ये होता है। ये वायरस आइसोलेशन और जीनोम डिटेक्शन, ओके, ये हायर टेस्ट हैं। ये तकरीबन जो है रेफरेंस सेंटर यानी टर्शरी लेवल में आपको नजर आएंगी। और जो है ये जो दूसरे हैं इनडायरेक्ट यानी सीरोलॉजी, एंटीबॉडीज, IgM डिटेक्शन या IgG डिटेक्शन, ओके, ये जो है आपको रेफरेंस सेंटर में मिलता है। और जो रैपिड टेस्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलता है, यानी कि IgM और NS1 एंटीजन ऑलमोस्ट हमको प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ये टेस्ट की जांच की सुविधा मिल सकती है। तो और इसमें हम ये भी जो टेस्ट अभी जो कंफर्म डेंगू का है, इसको कैसे इंटरप्रेट करें। तो कंफर्म डेंगू इन्फेक्शन होता है और एक प्रोबेबल डेंगू इन्फेक्शन। प्रोबेबल यानी हो सकता है या हो नहीं भी सकता, यानी कंफर्म यानी डेंगू इन्फेक्शन है ही है। तो डेंगू इन्फेक्शन है ही है यानी कि कंफर्म करने के लिए ये मेथड है वायरल आइसोलेशन, जीनोम डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन, IgM और IgG। तो ये डेंगू वायरस के अगर हमको एंटीजन दिख रहा है या एंटीबॉडी दिख रहा है तभी हम कंफर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए सैंपल लेना होता है सीरम, यानी कि जो खून का जो ब्लड का जो सीरम होता है, शुरू के खून फीवर का जो फेज होता है 1 से 5 दिन तक, या तो नेक्रोप्सी टिश्यू यानी ऑटोप्सी पोस्टमार्टम का अगर कोई है मसला तो उसमें भी वो टिश्यू लेके उस ब्लड या नेक्रोप्सी टिश्यू से वायरल आइसोलेट कर सकते हैं, या जीनोम डिटेक्शन या एंटीजन डिटेक्शन अगर दिख गया यानी कंफर्म है। उसके अलावा ये जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज भी अगर पहले नहीं थे बाद में आ गए तो भी वो पॉजिटिव तो कंफर्म हो जाता है। तो उसके लिए शुरू के 5 दिन का सैंपल और एक 15 से 21 दिन का सैंपल, दो अलग अलग लिए। पहले नहीं था, पहले नेगेटिव था, फ्रॉम नेगेटिव यानी पहले IgM नेगेटिव था, उसके बाद 15 से 21 दिन में अगर ये नज़र आ रहा है यानी डेंगू कंफर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोबेबल डायग्नोसिस यानी कि IgM और हाई IgG लेवल्स अगर पॉजिटिव है एक ही सिंगल सीरम में, हाँ, तो वो प्रोबेबल एक ही इसमें अगर दिख रहा है तो हो भी सकता है या किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी ये बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये था स्पेसिफिक टेस्ट। तो अब तक मैं आपको रिवाइज कर दूं, हमने क्या आज के वीडियो में जानकारी की कि जो डेंगू का पेशेंट होता है हम उसको पहले असेस करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद जो है हम लैबोरेटरी टेस्ट करेंगे। अब हमें डायग्नोसिस को कंफर्म करना है तो हमको ये सवाल पूछना होगा, इज इट डेंगू। हम जब पेशेंट को भी देख लिए उसके बाद, क्योंकि फीवर किसी और वजह से भी हो सकती है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, काफ़ी फीवर के काफ़ी चीज़ें दूसरे वायरल इलनेस हो सकती हैं, तो हमें उससे डिफरेंशिएट कैसे करें। तो हमें पहले सवाल पूछना होगा या कंफर्म करने के लिए, ये क्या वाकई में ये डेंगू बीमारी है, अगर है तो कौन से फेज में है। तो डेंगू के जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखे हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं, यानी पहले सिंपल डेंगू फीवर होगा, फिर डेंगू हीमोरेजिक फीवर, फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो कौन से फेज में है ये वो मालूम होना फिर। और कुछ वार्निंग साइंस है क्या, तो तकरीबन 90% जो है डेंगू सिंपल वायरल फीवर की तरह होता है और खुद ब खुद कम हो जाता है, खाली पैरासीटामोल या हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बाज़ वक्त कॉम्प्लिकेशंस होकर लाइफ एंडेंजरिंग सिचुएशन हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी वार्निंग साइंस है और उसका हाइड्रेशन स्टेटस, तो मेनली डेंगू हीमोरेजिक में फीवर में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ने से खून की जो ब्लड वेसल्स में से फ्लूइड लीक हो जाता है अंदर से, तो अंदर होने से फ्लूइड कम होने की वजह से जिस्म में पानी की मात्रा या फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। तो उसके लिए उसका हाइड्रेशन स्टेटस यानी जिस्म में पानी का स्टेटस कैसे हमें मालूम करना होगा, उस वजह से BP या पल्स रेट कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमें देखना है। और किस पेशेंट को एडमिट करें, किस पेशेंट को दवा देके घर भेजें, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें मालूम करना है, तो वो बेसिस पे हमें कैटेगराइज करना होता है पेशेंट्स को, ओके। तो अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे हम कैटेगराइज करना होगा पेशेंट्स को। उससे पहले हमें जब पेशेंट हमको डेंगू का हम जैसे लैब में देख लिए, हमने कंफर्म कर लिया कि अब ये डेंगू का पेशेंट है, ठीक है। अभी हमको लैब में डायग्नोसिस भी मालूम हो गया, NS1 में जो भी रिएक्टिव एंटीजन है और एंटीबॉडीज भी अगर हमको पॉजिटिव हो रहा है, और क्लासिकल उसके साइंस और सिम्टम जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं अगर वैसे पॉजिटिव है, हमको पेशेंट अब कंफर्म हो गया डेंगू है। अब हमें ये मालूम करना है कि ये कौन से फेज में है, यानी कि ये जस्ट पेशेंट जो है स्टेबल है, यानी इसको बीमारी है लेकिन अभी स्टेबल कंडीशन में है, जो तकरीबन 90% लोग ये स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। फिर या तो अगर
वो पेशेंट नेक्स्ट स्टेज में है, यानी डेंगू हीमोरेजिक फीवर में है, यानी अभी शॉक में नहीं गया लेकिन उसको कॉम्प्लिकेशंस आ गए, यानी कि उसके अंदर जो है बॉडी में फ्लूइड लीक कर रहा है, तो उसे कंपनसेटेड शॉक कहते हैं। या फिर पूरा लास्ट स्टेज में चला गया, शॉक में चला गया वो, यानी कि उसके जिस्म से पानी इतना निकल गया कि उसका बीपी डाउन होके सिस्टोलिक बहुत नीचे हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो शॉक में चला गया, जिससे ऑर्गन फेलियर में भी जा सकता है। तो वो लास्ट स्टेज है। तो ये कौन से स्टेज में है हमें पता करना चाहिए पेशेंट को। तो हम कैसे पता करेंगे? तो पहले देखिए, अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव शॉक में है क्या नहीं देखना पड़ेगा, यानी पेशेंट जो है कैसा है आपको फिजिकली क्लियर एंड ल्यूसिड, यानी उसका जो बर्ताव है एकदम क्लियर ल्यूसिड, उसका जहनी यानी सीएनएस स्टेटस कैसा है। इसमें जो है मेंटल स्टेट है एकदम ड्राउजी, वो उसको चक्कर आएंगे या बेहोश महसूस करेगा। उसके बाद एक टेस्ट होता है कैपिलरी रिफिल टाइम। ओके, तो ये जो है 2 सेकंड से कम होता है स्टेबल कंडीशन में, यानी अगर कैपिलरी को आपने दबा दिया तो उसके बाद जो है वो उसमें थोड़ी देर तक पेल नजर आएगी, उसके बाद फिर विदिन 2 सेकेंड्स वापस में खून जम जाएगा, तो उसको कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड होता है। लेकिन ये जो है अगर कंपनसेटेड शॉक में जो है 2 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा, प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल टेस्ट, और वेरी प्रोलॉन्ग हो जाएगा, यानी बहुत देर तक वो कैपिलरी भरेगी नहीं, क्योंकि इसमें ब्लड या फ्लूइड है ही नहीं। और एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि जो हाथ और पैर होते हैं, जो स्टेबल कंडीशन पेशेंट में जो है वार्म और पिंक होती हैं। ओके, यानी कि उतनी ठंडी नहीं होती है, नॉर्मल जो वार्म हमारा बॉडी टेम्परेचर है, और ऐसा पिंक यानी खून अंदर नज़र आता है। लेकिन जो कंपनसेटेड शॉक में कूल पेरिफेरीज यानी कि हाथ पैर पूरे ठंडे हो जाते हैं, जिसम में जो है फ्लूइड ही नहीं होता है, बीपी कम होता है, वहाँ पे खून नहीं पहुँच जाता है, कूल पेरिफेरीज एंड क्लैमी नज़र आता है। उसके अलावा स्टेबल कंडीशन में जो पल्स यानी कि जो नफ्स देखा जाता है, ये जो है गुड वॉल्यूम पल्स होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन वीक और थ्रेडी पल्स होता है कंपनसेटेड शॉक में, और एकदम फीवर आपको पल्स फील ही नहीं होगी उसमें हाइपोवोलिक शॉक में। और हार्ट रेट नॉर्मल होता है स्टेबल कंडीशन में, इसमें टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है, और इसमें जो है शुरू में टैकीकार्डिया होता है, बाद में पूरा बीपी डाउन होने के बाद ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है इसमें। अगर स्टेबल कंडीशन है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर वो कंपनसेटेड शॉक में या सेकेंड स्टेज में है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर किसे कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये जो जनरली 40 मिलीमीटर होता है नॉर्मल, तो पल्स प्रेशर कम घटने शुरू करता है। तो जब ये शॉक के कंडीशन में आ जाते हैं तो पल्स प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से भी कम हो जाता है। ठीक है, यानी सिस्टोलिक बराबर रहेगा, डायस्टोलिक बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा, और यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साइन सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, तो वो थे आप कैसे एसेस करना है, या स्टेबल पेशेंट है या कंपनसेटेड शॉक में या शॉक में है पेशेंट को। उसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस होती हैं डेंगू हीमोरेजिक फीवर के, जो कि कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाती हैं। तो इनिशियल वार्निंग साइंस क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ फीवर, सडनली एकदम बुखार था, एकदम बुखार कम हो गया, वो भी एक वार्निंग साइन है। ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स नॉर्मल थे, एकदम प्लेटलेट नीचे चले गए, कम हो रहे हैं। इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट नॉर्मली अडल्ट में 45% होता है, अगर हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है और प्लेटलेट डाउन हो रहा है, ये भी एक वार्निंग साइन है। तो एक 4 क्राइटेरिया है डेंगू हीमोरेजिक फीवर कहने के लिए। अगर फीवर कंटिन्यूस है, कम नहीं हो रहा है, हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस हैं यानी कैसे परप्यूरल पेटिकल हीमोरेजेस दिख रहे हैं, या ब्लीडिंग हो रही है, या एक्सेसरी कैपिलरी परमेबिलिटी हो रही है, और प्लेटलेट काउंट अगर 1 लाख सेल्स के नीचे है, तो ये डेंगू हीमोरेजिक फीवर है। तो ये जो है अलार्मिंग साइंस है, यानी अगर उससे की वजह से ब्लीडिंग होकर पेट में दर्द होना शुरू होगा, उल्टियाँ होना शुरू होंगी, अब्रप्ट चेंज फ्रॉम फीवर टू हाइपोथर्मिया, चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी इरिटेबिलिटी, सोमनल ज़्यादा से ज़्यादा नींद आ रही है या एकदम इरिटेबिलिटी हो रही है, ये एक वार्निंग साइंस है डेंगू फीवर के। ठीक है, तो अब पेशेंट्स, कौन से पेशेंट्स को हम एडमिट करेंगे, कौन से पेशेंट्स को हम घर को भेजेंगे, तो क्राइटेरिया है एडमिशन करने के लिए पेशेंट्स को हॉस्पिटल में। तो पहले देखना, अगर वार्निंग साइंस है, अगर जो भी वार्निंग साइंस हमने अभी डिस्कस किया, अगर कोई ऐसी वार्निंग साइन है तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके मॉनिटर करना होगा, या
साइंस एंड सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन यानी डिक्रीज बीपी के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, उसके अंदर पानी नहीं है, चक्कर आ रही है, या बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, या चक्कर आके गिर रहा है, वो है। या तो अगर उसको ब्लीडिंग यानी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग दिख रही है, यानी अगर प्लेटलेट काउंट नॉर्मल भी है लेकिन नाक में से पानी आ रहा है, या स्टूल्स यानी कि पैखाने के जरिए अगर खून जा रहा है, या उल्टी में भी खून निकल रहा है, वोमिटिंग, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें एडमिट करना पड़ेगा। या ऑर्गन इंपेयरमेंट यानी कि किडनी या लीवर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नज़र आए हैं, तो ये सब चीज़ें अगर नज़र आ रही हैं तो हमें एडमिट करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट, जो लास्ट स्टेप है। अब तो हमने असेस कर लिया कि पेशेंट स्टेबल है, क्या उसको एडमिशन की ज़रूरत है, और ये अब प्रॉपर मैनेजमेंट, जब हमको मालूम हो गया, डायग्नोस हो गया कि ये पेशेंट को डेंगू है, और ये डेंगू में कौन से फेज में, ये स्टेबल है, ये कंपनसेटेड शॉक में है, ये शॉक स्टेटस में है, तो अगर ये सब मालूम हो गया तो जब हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पहले कैटेगराइज करना होगा ग्रुप्स में, वो कौन से ग्रुप्स अभी बताते हैं। उसके बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर आईवी फ्लूइड्स देना पड़ेगा, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट में हमें 3 ग्रुप में पेशेंट्स को हम डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में कौन से पेशेंट्स आते हैं, ग्रुप ए में जो है स्टेबल पेशेंट्स आते हैं, जिसमें कोई वार्निंग साइंस नहीं है, जस्ट बुखार है और थोड़ा सा ये जैसे वायरल फीवर होता है, जो जैसे मैंने आपको बताया 90 to 95% जो है जो डेंगू से जो होते हैं वो ग्रुप ए में होते हैं। तो वो कौन लोग होते हैं जो उनको हमें घर भेजना है, यानी ग्रुप ए पेशेंट को जो है खाली हम दवा लिख के हम उन्हें घर में भेज सकते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो किन को हम भेज सकते हैं घर पर, जो who can tolerate adequate volume of oral fluids, यानी कि जो ओरल फ्लूइड्स ले सकते हैं, यानी अपने मुंह से ओरल फ्लूइड्स यानी कि ORS है या कोई फ्रूट जूसेस है, तो अगर ये फ्लूइड्स अपने आप ले सकते हैं, इतना स्टेबल है, और उनका जो यूरिन जो पास कर रहे हैं, यानी हर 6 घंटे में कम से कम 6 घंटे में यूरिन पास हो रही है, यानी किडनी भी नॉर्मल काम कर रही है और ओरल फ्लूइड्स अच्छे से ले सकते हैं, बुखार है, हम उनको स्टेबल है, बीपी स्टेबल है, पल्स रेट भी उतना एबनॉर्मल नहीं है, तो हम उनको घर भेज सकते हैं ग्रुप ए के पेशेंट्स को, यानी कि ओपीडी मैनेजमेंट। ग्रुप बी पेशेंट जो है हमें उनको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर, एडमिट करके मॉनिटर करना पड़ेगा। तो वो ग्रुप बी में कौन से पेशेंट्स आते हैं डेंगू के, अगर उनको ये कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि को एग्जिस्टिंग कंडीशन, यानी कि उनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाँ, या तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में है, जैसे छोटे बच्चे हैं, एकदम इन्फेंट्स ही हैं, या ओल्ड एज के लोग हैं, या प्रेगनेंसी है, तो ये लोगों को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करके ये करना। उसके अलावा सोशल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि कोई अकेला रह रहा है, बहुत दूर रह रहा है, जहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, तो उसको भी हम एडमिट करना, क्योंकि अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए वो इमीडिएटली नहीं आ सकेगा। उसके अलावा कोई एग्जिस्टिंग वार्निंग साइंस है, जैसे कि पेट में दर्द देना, उल्टी आना, परसिस्टेंट वोमिटिंग, और उसके अंदर जो है फ्लूइड जमा हो जाना, यानी कि एसाइटिस स्कैनिंग में आपको पेट में पानी जमा हुआ नज़र आए, या फिर चेस्ट एक्सरे में प्लूरल एफ्यूजन नज़र आए, या उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी, मुंह नाक में से खून निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, ऐसी कुछ नज़र आ रही है, या एकदम सुस्त हो गया है, या अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन में लीवर जो है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनलार्ज नज़र आए, या अगर लैबोरेटरी चीज़ों में जैसे हिमाटोक्रिट की लेवल अगर बढ़ चुकी है, तो उसे हमें एडमिट करना होगा, उसे हम घर नहीं भेज सकते, क्योंकि हमें मॉनिटर करके उसे ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फिर लास्ट ग्रुप सी होता है, जिसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट होना पड़ता है, यानी कि वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में है। तो उसमें कौन से पेशेंट्स आते हैं, अगर उनके पास जो है सीवियर प्लाज्मा लीकेज की प्रॉब्लम है, जिससे पानी जो है लंग्स में जमा होकर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, और ऑर्गन इंपेयरमेंट, जिससे सीवियर बीपी डाउन होने से जो है लीवर या किडनी फेलियर हो गए, तो ये चीज़ें हैं, तो उसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 पेशेंट्स को हमने क्लासीफाई किया। अब ये मॉनिटरिंग का चार्ट है, जो भी हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो उसको हमें ये पैरामीटर्स उसका डेंगू पेशेंट का मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर है, रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर और पल्स वॉल्यूम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है, टेम्परेचर ऑफ एक्सट्रीमिटीज, पेट में दर्द, उल्टी या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये चीज़ों को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी हम ग्रुप ए जो यानी कि ओपीडी बेसिस पे हम जो मैनेजमेंट देते हैं, उसको ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो उसको हम पहले कहेंगे एडुकेट बेड रेस्ट। तो अगर उसको बुखार हुआ है, आप पहले बेड रेस्ट, कहीं कुछ एक्सरसाइज या कुछ एक्सर्शन काम ना करें। उसके अलावा आमतौर पे जो है बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, या डेंगू से 95% केसेस हम जो है बच्चों में देखे जाते हैं। तो बच्चों में देखिए, बच्चों को जो है ड्रिंक, बच्चे हो या बड़े हो, उनको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स,
तो हाइड्रेशन अच्छा हो, क्योंकि उसमें डेंगू में क्या होता है, इंक्रीज परमेबिलिटी से जो है आपके जिस्म का पानी जो है निकल जाता है, लीक होते रहता है। तो इस वजह से फ्लूइड्स जितना हो सके, फ्लूइड्स जैसे कि नॉर्मल आपका फ्रूट जूसेस है, या तो जो इलेक्ट्रॉल या ORS जो मिलता है वो है, तो ये जो है फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। और उसका एक ही ट्रीटमेंट है, क्योंकि सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कोई वायरस स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, पैरासीटामोल। हाँ, पैरासीटामोल टेप इट स्पॉन्जिंग ऑफ द फीवर, यानी अगर पैरासीटामोल से भी अगर कम नहीं हो रहा है तो उसको जो है ठंडे पानी के पट्टी वगैरह बॉडी को जरा स्पॉन्जिंग करके फीवर को कम करने की कोशिश करें। लेकिन ये याद रखिए, जब ये डेंगू के बुखार में सिर्फ पैरासीटामोल ही दें प्लेन। जो पैरासीटामोल के साथ जो दूसरे NSAIDs या दूसरे पेन किलर या एंटीपायरेटिक ड्रग्स होते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन है, उसको ना दें, क्योंकि इससे जो है ब्लीडिंग या गैस्ट्राइटिस होने की शंका होती है। सिर्फ पैरासीटामोल और हाइड्रेशन, यही 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होती है। उसके अलावा पेशेंट्स को ये बता दें, वार्निंग साइंस के बारे में बताएं, अगर कुछ ऐसा ब्लीडिंग टेंडेंसी हो रही है या आपको सुस्त महसूस हो रहा है या BP डाउन होने की ऐसी कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल को आएँ, वरना 99% थोड़े 4-5 दिन में रिलीव हो जाएंगे। अब ग्रुप बी मैनेजमेंट, जो हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो ये पेशेंट्स को हमें प्लाज्मा में से लीक हो रहा है क्या नहीं, वो हमें चेक करना होगा। तो उसे चेक करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट की हिमेटोक्रिट लेवल और फ्लूइड थेरेपी देना होता है। तो उसमें हम IV फ्लूइड्स देते हैं। तो IV फ्लूइड जैसे कि आम लहजे में ग्लूकोज देना कहते हैं, तो उसमें IV फ्लूइड जो है 2 किस्म के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइट्स और एक कोलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स में जो होता है, जो हम जो IV फ्लूइड्स नॉर्मली देते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन 0.9% नॉर्मल सलाइन होता है, और एक होता है रिंगर्स लैक्टेट जिसे RL भी कहते हैं। तो वो हम 0.9% नॉर्मल सलाइन NaCl और रिंगर्स लैक्टेट्स को, ये हम IV फ्लूइड्स को देते हैं पहले 24 से 48 घंटे में। जो ग्रुप बी पेशेंट्स, यानी जिसको हमने ब्लीडिंग टेंडेंसी या प्लाज्मा लीकेज नज़र आ रहा है, तो इनकी जो है वाइटल्स को हम और हिमेटोक्रिट को जो है हमें ये देखना रेगुलरली ज़रूरी है। तो फ्लूइड हम कितना दें, तो इनिशियली जो बच्चों में हो तो पर केजी बॉडी वेट 7 ml पर kg पर आवर दिया जाता है। तो हम कितना फ्लूइड दें, ज़्यादा भी फ्लूइड दे देंगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो फ्लूइड की मात्रा एग्जैक्ट बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है हमें वो हिसाब से देखना है। तो अगर लीकेज की हमें दिख रहा है तो पहले शुरू में हमें 7 ml पर kg बॉडी वेट देखना है, उसके बाद वाइटल और हिमेटोक्रिट लेवल देखना है। अगर इंप्रूव हो गया तो उसको धीरे धीरे हमें फ्लूइड की मात्रा कम करना पड़ेगा, यानी 5 ml पर kg पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 ml देना है। फिर अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो 3 ml देना है, बस। फिर उसके बाद 24 घंटे से 48 घंटे, यानी 1 या 2 दिन देके स्टॉप करना है। लेकिन अगर फ्लूइड इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमें उसकी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, 7 ml के बजाय 10 ml देना पड़ेगा। फिर 2 घंटे के बाद एसेस करें, फिर इंप्रूवमेंट हो तो 15 दे दें, फिर 3 घंटे देखें, फिर इंप्रूवमेंट नहीं हो तो फिर से कोलाइड्स दें। ओके, कोलाइड्स जो कि क्रिस्टलाइट्स अलग होते हैं, कोलाइड्स होते हैं। कोलाइड्स ज़रा लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, तो वो कोलाइड्स दें। फिर भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं है तो उसके बारे में फिर एनीमिया, एसिडोसिस या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो देख के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप सी जो कि ऑलरेडी कंपनसेटेड शॉक में है, तो उनके बारे में क्या करना है, तो ये पेशेंट जो है शॉक में है ऑलरेडी, जिसे सीवियर डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ICU में मैनेज किया जाता है। तो उनको 2 IV लाइंस पॉसिबल हो तो 2 जगह IV लाइंस डाल दें और उनका हिमेटोक्रिट रेफरेंस लें, फ्लूइड थेरेपी देना है। तो इसमें फ्लूइड रिससिटेशन एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट 2 होंगे, ये 2 टर्म अलग है। फ्लूइड रिससिटेशन, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। जो हम IV फ्लूइड्स आमतौर पे देते हैं वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता है, यहाँ पे फ्लूइड रिससिटेशन। अब फ्लूइड रिससिटेशन क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी है, इसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दिया जाता है, तकरीबन 20 ml पर kg के हिसाब से उतना ज़्यादा वॉल्यूम का हम देते हैं इन छोटे समय के लिए, तो उसे फ्लूइड रिससिटेशन कहते हैं। तो उसका गोल क्या होता है, हमें जो है इसका सेंट्रल और पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ाना है और BP और पल्स वॉल्यूम को इंप्रूव करना है और एंड ऑर्गन परफ्यूजन, यानी कि जो भी ऑर्गन्स है उनको फ्लूइड्स या खून सही तरीके से पहुंच जाए। तो फ्लूइड रिससिटेशन हमें करना होता है सीवियर केसेस में। तो एक रूल ऑफ 20 डेंगू के लिए याद रखिए कि डेंगू में 20 ये नंबर 2-3 बार हमें नज़र आता है। तो इंक्रीज इन पल्स रेट, तो पल्स रेट अगर नॉर्मल से 20 में ज़्यादा है तो डेंगू समझ लीजिए। फॉल ऑफ BP और 20 mm कम हो जाए, और फॉल ऑफ पल्स प्रेशर, यानी पल्स प्रेशर अगर 20 mm से कम हो जाए, या टॉर्निक्वेट टेस्ट में अगर 20 पेटिकुलर हीमोरेजेस देखें और जब पूरा सीवियर स्टेजेस में आए तो 20 ml पर kg फ्लूइड रिससिटेशन किया जाता है, यानी 20 नंबर याद रखें डेंगू के ताल्लुक से। फिर
एक जनरल अल्गोरिदम है कंपनसेटेड शॉक में, स्पेशली इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में, उसको हम कैसे मैनेज करें। तो कंपनसेटेड शॉक यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बराबर है लेकिन रिड्यूस परफ्यूजन के साइंस नजर आ रहे हैं। तो हमें पहले आइसोटोनिक क्रिस्टोलाइड 10 to 20 ml पर kg पर आवर 1 घंटे तक देना है। अगर इंप्रूवमेंट हो गया तो उसको ग्रेजुअली ये जो क्रिस्टोलाइड दे रहे हैं जैसे कि RL दे रहे हैं तो उसको फिर 20 से 10 ml कर दें 1-2 घंटे के बाद, उसके बाद फिर 7 ml पर kg पर आवर, फिर 5 ml, फिर 3 ml। तो ऐसे ऐसे देखें अगर क्लिनिकल साइंस इंप्रूव हो रहे हैं तो अब रिड्यूस करते हैं IV फ्लूइड्स 2 दिन तक, ठीक है। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है उतना ज़्यादा देने के बाद भी तो आप हेमाटोक्रिट को चेक कर लें। अगर हेमाटोक्रिट चेक करने के बाद हेमाटोक्रिट लेवल अगर नॉर्मल है या ज़्यादा है तो जब हम क्रिस्टोलाइड्स भी दे सकते हैं, यानी IV फ्लूइड से कुछ फायदा नहीं हो रहा तो क्रिस्टोलाइड्स यानी कि डेक्स्ट्रॉन, कोलाइड्स ऐसे ये क्रिस्टोलाइड से नहीं हो रहा है तो हम वो दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट अगर नहीं हो रहा है तो 10 to 20 ml आफ्टर 1 आवर सेकेंड बोलस देने के बाद इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, नहीं तो यू गो फॉर क्रिस्टोलाइड्स, ओके, ये कोलाइड्स। फिर उसके बाद अगर हेमाटोक्रिट अगर कम है तो सीवियर ओवर्ट ब्लीडिंग हो रही है तो अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं है तो वही कोलाइड हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद नेक्स्ट अल्गोरिदम है फॉर फ्लूइड मैनेजमेंट इन हाइपोटेंसिव शॉक इन इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। तो अगर ऑलरेडी शॉक हो गया तो हम कैसे मैनेज करें, इसका भी तकरीबन सेम ही है। आइसोटोनिक क्रिस्टोलाइड और कोलाइड दें, अगर इंप्रूवमेंट हो तो 10 ml पर kg पर, और फिर उससे ग्रेजुअली इसी तरह ये करें अप टू 48 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं है फिर से हेमाटोक्रिट चेक करिए। हेमाटोक्रिट बहुत इंपॉर्टेंट है डेंगू के मैनेजमेंट में। अगर हेमाटोक्रिट बढ़ा हुआ है फिर से सेकेंड बोलस क्रिस्टोलाइड दें 10 to 10 ml पर kg पर आवर फॉर 30 to 60 मिनट्स। इंप्रूवमेंट हो जाए तो फिर से रिड्यूस कर दिया। अगर नहीं हुआ तो ब्लीडिंग है क्या ये जांचना जरूरी है। अगर ब्लीडिंग है अर्जेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर नहीं है तो कोलाइड दें 10 to 20 ml per kg, then evaluate to consider the blood transfusion if there is no clinical improvement। यानी लास्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत पड़ सकती है। अभी थोड़ा हम कोशिश करते हैं पहचानने की हेमाटोक्रिट और वाइटल्स के बीच का रिलेशनशिप, यानी कि डेंगू में मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि फ्लूइड कम हो जाता है, कितना फ्लूइड दें, कब रोक दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ज़्यादा भी दे देंगे तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो उसका हेमाटोक्रिट लेवल जो है उसके वाइटल्स स्टेबल हैं या नहीं है वो देखना है। तो अगर देखिए नॉर्मल वैल्यू हेमाटोक्रिट की इन्फेंट्स में 30 से 35 होती है, चिल्ड्रन में 35 से 40% होती है और अडल्ट्स में 40 से 45% होती है। तो अगर हेमाटोक्रिट वैल्यू अगर बढ़ गई, नॉर्मल से ज़्यादा हो गई डेंगू फीवर में, और अगर वाइटल्स अनस्टेबल है, वाइटल्स यानी कि टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट, ओके, ये जो बेसिक चीज़ जो देखते हैं हम, और रेस्पिरेटरी रेट, ये अगर अनस्टेबल है तो इसका मतलब है ऑन गोइंग प्लाज्मा लीकेज है, यानी कि अंदर जो है प्लाज्मा लीकेज हो रही है, हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है और वाइटल्स चेंज हो रहे हैं। तो तब हम क्या करेंगे, फ्लूइड रिससिटेशन। देखिए रिप्लेसमेंट अलग है, रिससिटेशन में ज़्यादा मात्रा 20 ml पर kg पर आवर भी दिया जाता है। लेकिन अगर वाइटल स्टेबल है यानी कि प्लाज्मा लीकेज कम हो रहा है, बस फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी आप 10 ml या 7 ml पर kg पर आवर दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हेमाटोक्रिट घट रहा है और अगर वाइटल्स अनस्टेबल है यानी अंदर ओकॉल्ड ब्लीडिंग यानी अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें फ्रेश पैक्ड RBC या फ्रेश होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होगा। उसके अलावा अगर हेमाटोक्रिट कम है और वाइटल स्टेबल है तो हमें हीमोडाइल्यूशन और इंट्रावेसेशन समझना होगा और उसे जब का जब स्टॉप, फ्लूइड को स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कब हमें IV फ्लूइड जो हम इतने दे रहे हैं कब हमें स्टॉप करना होगा। तो अगर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आए तो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, साइंस ऑफ सेसेशन ऑफ प्लाज्मा लीकेज अगर नजर आए, यानी कि BP बराबर हो गया, पल्स रेट और पेरिफेरल परफ्यूजन बराबर नजर आए, हेमाटोक्रिट जो है जो बढ़ा हुआ था वो कम नजर आए, और अगर गुड पल्स वॉल्यूम यानी कि पल्स बराबर आ गई, और ए पायरेक्स यानी फीवर कम हो गया, यानी कि 24 घंटे में आपने फीवर की दवाई ना ली हो और फीवर कम हो गया तो ए पायरेक्स अगर नजर आए, और रिजॉल्विंग बावल और एब्डोमेन सिम्टम यानी कि पेट का जो दर्द था, उल्टियाँ हो रही थी, वो सब अगर रुक गए, और अगर यूरिन आउटपुट जो रुक जाता है क्योंकि फ्लूइड कम होने की वजह से, अगर वो बराबर निकल रहा है एवरी 6 आवर्स और नॉर्मल वॉल्यूम में निकल रहा है, तो आप जब फ्लूइड थेरेपी रोक सकते हैं। तो अगर ब्लीडिंग हो तो उसे कैसे रोक, तो पहले बेड रेस्ट करें ताकि एक्स्ट्रा ट्रामा ना हो, और दूसरे इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो NSAIDs जो देते हैं हमें वो नहीं देनी चाहिए जिससे ब्लीडिंग हो। तो फ्रेश पैक्ड RBC या फ्रेश होल ब्लड दें 5 to 10 ml या
10 to 20 ml पर kg के बेसिस पे, और अगर ब्लीडिंग है तो उसको डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन सस्पेक्ट करें तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लाज्मा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअली प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट थेरेपी का कोई रोल नहीं है। प्लेटलेट थेरेपी हम जब भी कंसीडर करेंगे अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 सेल से कम है। ओके, जनरली 50-60 हज़ार भी है तो सिर्फ प्लेटलेट काउंट देना मुनासिब नहीं, 10,000 से कम है तभी हम प्लेटलेट थेरेपी देने की कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये है फ्लूइड ओवरलोड के बारे में। बाज़ वक्त क्या होता है, फ्लूइड देते देते फ्लूइड बॉडी में ओवरलोड हो जाए तो उससे हम कैसे बचें। तो उससे अगर प्रेजेंस अगर ज़्यादा है, जैसे स्पेशली अगर कोई साथ में कंजस्टिव हार्ट डिसीज़ है या लीवर या किडनी कोई बीमारी है तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो उससे पहले ऑक्सीजन दें हम पेशेंट्स को, और डायूरेटिक्स यानी कि ओरल या आईवी फ्यूरिसेमाइड हम उसे दे सकते हैं वंस या ट्वाइस। तो ये रहा मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर। उसके अलावा थोड़े नेचुरल रेमेडीज़ है जो आमतौर पे लोग नेचुरल फूड्स हैं, जैसे पपाया है, इससे कुछ फ़ायदा होता है बोलते हैं। तो कुछ स्टडीज़ में प्रूवन है, अभी स्टिल इस पर रिसर्च करनी होगी सही से एस्टैब्लिश करने के लिए ये चीज़ों का एग्जैक्ट रोल क्या है डेंगू फीवर में। ठीक है, अब आते हैं प्रिवेंशन पे। जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन दी ट्रीटमेंट। ओके, सो हम प्रिवेंशन के लिए देखिए, जैसे हमने एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पढ़ा था, मेनली ये जो वायरस है मच्छर से फैलता है, एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है, टाइगर मॉस्किटो। तो उसको हम कैसे, तो वो जो होता है पानी में जमा होता है, तो पानी के जो भी सोर्सेस हैं उसमें वो ये प्रिवेंट होता है। तो उसके लिए हम जो ब्रीडिंग प्लेसेस है उसको हमें रोकना होगा। ठीक है, तो मेन देखिए मॉस्किटो इन्फेक्टिव फॉर इट्स लाइफ, यानी कि एक बार मच्छर ने किसी डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया, अगर उसके जिस्म में वायरस चला गया, यानी जो मॉस्किटो की जितनी लाइफ स्पैन है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वो इन्फेक्ट करेगा, दूसरों को जब भी काटेगा फैलाएगा। तो हम उसके लिए कैसे बचें? एक तो होती है वैक्सीन। वैक्सीन इसमें उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कुछ वैक्सीन निकली है बट उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वैक्सीन का ज़्यादा रोल नहीं है। तो मेन रोल है उसका मच्छर से प्रिवेंशन का। तो जैसे कि फॉगिंग करें, मच्छर को उगने ही ना दे। तो जो ब्रीडिंग प्लेसेस है, यानी कि ये साफ पानी में जो खड़ा हुआ होता है उसके, जैसे कि कोई कूलर में है या टायर में है, तो ऐसे अगर कोई जगह खड़ा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करें। तो वही चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ है मच्छर को अपने आप को काटने से भी महफूज रखने के लिए जो है लॉन्ग स्लीव्स कपड़े पहने ताकि मच्छर हमको ना काटें। और कम्युनिटी एक्टिविटीज़, हम अपने एरिया में हम जो है स्वच्छता रखें। कैसे रखेंगे? पहले हम इंडोर में यानी हमारे घर के अंदर अगर कोई फ्लावर पॉट है या ऐसा कूलर में कोई पानी जमा या कोई भी ऐसी स्टोरेज जगह है जहाँ पे पानी जमा रहा है तो हम उसको साफ़ करने की कोशिश करें। और आउटडोर में भी कोई जैसा टायर्स के टुकड़े होते हैं या कोई भी जो इस्तेमाल नहीं करने वाले वेसल्स या ओपन जो है बैरल है, इसमें पानी जमा होकर खड़ा हो रहा है तो हम उसको साफ़ कर दें पानी ना, ताकि ना जमा हो। तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड चीज़ों पे अगर हम सफाई रखेंगे कि मेन चीज़ वही है कि पानी जमा ना हो हमारे तरफ। अगर कचरा कूड़ा भी है तो उसको हम पैक करके रखें ताकि वो जो बेकार के कचरे में ना, ऐसे ऐसे पैक करके रखें जो भी चीज़ों को, तो उससे पानी जमा नहीं होगा फ्लावर पॉट से या जो भी। और एक है मॉस्किटो नेट्स, ताकि मच्छर ना काटें, क्योंकि मेन इसकी वजह है मच्छर। वायरस जो है मच्छर से फैलता है। तो हम ये जो प्रिवेंशन अगर हम करेंगे और कम्युनिटी अवेयरनेस अगर करें कि मच्छर आपके अतराफ में ना हो, सफाई रखें और जो भी जगह पानी जमा ना हो, तो हम नहीं होगा। तो टेक होम मैसेज क्या है आज के वीडियो का? डेंगू हेमोरेजिक फीवर एक सीवियर फॉर्म है, उसकी अर्ली रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट करने से जानें बच सकती हैं और पेशेंट शुड बी केप्ट अंडर ए मॉस्किटो नेट एंड रिपोर्ट द हॉस्पिटल एंड नोटिफाई द हेल्थ अथॉरिटीज। ये टेक होम मैसेज है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, डेंगू नेशनल डेंगू डे कब है? तो इंडिया में नेशनल डेंगू डे 16 मई को मनाया जाता है। तो इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं एक मेडिकल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आज की वीडियो में जो भी हमने जानकारी दी है ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए दी गई। तो जो एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, पीडियाट्रिक के, इंटरनल मेडिसिन के, कम्युनिटी मेडिसिन के लिए, उनके सिलेबस के तहत ये हमने आज की वीडियो बनाई गई है ओनली फॉर मेडिकल एजुकेशन। उसके अलावा एजुकेशन पर्पस के लिए देख सकते हैं, लेकिन कोई भी इसकी ट्रीटमेंट के लिए अपने स्वयं या खुद से इसका ट्रीटमेंट अपना इलाज ना करें, अपने डॉक्टर को बताएं और अपना इलाज करें। धन्यवाद।